हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। और अभी तक की वीडियोस के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ डीफॉर्मेशन या डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के साथ कैसे रिलेट किया जाता है। इसके बाद हमने रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना सीखा। इन दोनों चीज़ों के लिए हमने फॉर्मूले बनाए, आपस में रिलेट किया। इसके बाद हमने क्या किया, हमने पढ़ा ऑर्डर क्या होता है, रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, मोलिकुलरिटी क्या होती है। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं जो पिछले कुछ सालों के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। वो एएफएमसी के क्वेश्चन हो सकते हैं, AIEEE हो सकता है, जो आजकल जेई मेंस के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपको IIT से भी देने वाला हूं। इसके अलावा एम्स और CBSE PMT जो आजकल आपका नीट है उसके लेवल क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर डाल रहा हूँ। ये क्वेश्चन CBSE PMT पूछा गया है 2010 के अंदर, यानी कि आपका जो आजकल का नीट का जो लेवल होता है उस लेवल का ये क्वेश्चन है। आप मान के चल सकते हो नीट 2010 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एक एक करके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आते रहेंगे, आप लोगों को सोल्व करने की कोशिश करनी है। इन क्वेश्चंस को देखना है, आपको देखना है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर आपका पेन पेपर है तो सोल्व करने की कोशिश करो और गैस करो कि कौन सा आंसर इसमें से हो सकता है। साथ साथ मैं सोल्व करवाऊंगा, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर इस तरह कोई और क्वेश्चन मिलता है तो किस तरह से मिल सकता है या क्या चीज़ पूछी जा सकती है वो चीज़ भी आपको बताऊंगा। और उसके बेस पे फिर हम अपना आंसर जो रहेगा वो ढूंढेंगे और फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस हम फॉलो करने वाले हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है एक बार देख लो आप लोग। एक इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन के अंदर आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 आपको दे रखा है ना, और इसकी वैल्यू दे रखी है। पूछा हुआ है NO2 और O2 के फॉर्मेशन की रेट क्या होगी, ये चीज आपसे पूछी हुई है ना। तो चलो इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं और फिर देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज दे रखी है और क्या क्या पूछा हुआ है हमसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार हटा रहा हूं इसको मैं। जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ वो सोल्व कर सकते हैं वो सोल्व करते रह सकते हैं, जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग एक बार देख लेना। इक्वेशन आपको दे रखी है कि N2O5 टूट रहा है NO2 और O2 के अंदर, NO2 और O2 के अंदर। और इस इक्वेशन को बैलेंस करके दिया है 2NO2 और हाफ O2, इस तरह से इसको बैलेंस करके दिया हुआ है। दो चीजें आपको दी हुई है, एक दी हुई है एक पूछी हुई है। जो चीज दे रखी है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे है वो चीज समझाऊंगा। हमें बोला हुआ है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 आपको गिवन है, ये चीज गिवन है। पूछा क्या हुआ है, NO2 के फॉर्मेशन की रेट पूछी हुई है और O2 के फॉर्मेशन की रेट पूछी हुई है। तो इन चीजों के लिए जो हमारे एक्सप्रेशंस बनते हैं, जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेंगे वो कैसे मिलेंगे, वो मिलते हैं हमें रेट ऑफ रिएक्शन से। तो रेट ऑफ रिएक्शन मैं लिख लेता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, मैं लिखता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। इन तीनों ही चीजों के टर्म्स में, इस रिएक्टेंट की टर्म्स में और दोनों प्रोडक्ट की टर्म में हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। और वहां से हम एक एक्सप्रेशन बनाएंगे जिससे हम अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस निकालते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज तो हम N2O5 की टर्म्स में अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस का साइन लगेगा। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि ये एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट के साथ हम माइनस साइन लगाएं क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज करती जाती है। ऊपर लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt, चेंज इन टाइम। ये हो गया। दूसरी चीज प्रोडक्ट की टर्म्स में जब लिखते हैं तो वहां पे पॉजिटिव साइन ही रहेगा, पॉजिटिव साइन ना लगाऊंगा तो भी चलेगा। ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको दिख रहे हैं, ये जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं, ये कहां चले जाते हैं, ये 1/, कर दिए जाते हैं। ठीक है, इनका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। जैसे 2 है तो इसको हम 1/2 लिखेंगे। डी ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। दूसरा लिखेंगे 1/2 है तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा और इसको हम लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। और इस तरह से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आ जाता है। इस पूरे एक्सप्रेशन में से आपको ध्यान रखना है विदाउट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इनको इन्वॉल्व किए बिना जो एक्सप्रेशन बचता है वो एक्चुअल में रेट ऑफ फॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन दिखाता है, अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस दिखाता है। तो N2O5 की डिसअपीयरेंस का मतलब है आपको इस चीज की वैल्यू गिवन है। कितनी है ये वैल्यू, ये दे रखी है 6.25 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही वैल्यू दी हुई है। ठीक है,
अब ये वैल्यू आपको गिवन है, ये देखा जाए तो रेट ऑफ फॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन भी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन्वॉल्व ही नहीं है। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ, ये रेट ऑफ रिएक्शन भी है, तो आपको जो गिवन है जो चीज़, वो रेट ऑफ रिएक्शन से ही मिलेगी। जो पूछी हुई है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन से ही मिलेगी। ये होगी आपके पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। दूसरी चीज पूछा क्या हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 पूछी हुई है, तो खाली ये चीज पूछी हुई है। और मेरे को पता है कि 1/2 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2/dt, इसकी वैल्यू ये है। सही में तो किया है मैंने, इसकी वैल्यू रख दी, जो चीज गिवन थी उसकी वैल्यू रख दी, और ये चीज मैंने एज इट इज रख दी। पूछा क्या हुआ है, केवल और केवल इसकी वैल्यू पूछी हुई है, 2 को उधर ले जाओ, तो सीधा सा आपको पता चल जाएगा कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि NO2 के अपीयरेंस की रेट क्या आ जाएगी, वो इसके 2 टाइम्स हो जाएगी। इसके क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं O2 के फॉर्मेशन की रेट आपसे पूछता हूं, तो O2 के फॉर्मेशन की रेट जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, वहां से 2 नीचे आएगा तो वो हाफ हो जाएगी। तो ऑप्शन आपको मैच करना है। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अंदर तो दोनों चीज़ें आपको दे रखी हैं, पहला सेम दे रखा है, दूसरा जो है वो हाफ दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो डी ऑप्शन जो रहता है वो सही आंसर दे रहा है। अगर मैं ये वैल्यू लिखता हूँ तो यहाँ से बनेगा ये dNO2/dt इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बचेगा, 12.50 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। और डेसिमल को थोड़ा सा हम आगे पीछे कर लेते तो ये आंसर बन जाएगा 1.25, जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर आ रहा था। 1.25 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो डी जो है वो यहाँ से मैच हो रहा है। दूसरा अगर मैं O2 की बात करता हूँ तो O2 के अंदर क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3.125 आ जाएगा इंटू 10⁻³ तो वो भी हमारा ऑप्शन डी के अंदर मैच हो रहा है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने सही किया उन लोगों को हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले क्वेश्चन की तैयारी करो। मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर डाल रहा हूँ। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ गया है। इसके लिए आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। मेडिकल वाले क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आपको ज़्यादातर इसी तरह के मिलते हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं मिलती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी PMT 2011 यानी आपका जो नीट का जो लेवल है वो 2011 का क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो पहली स्टेटमेंट दी हुई है, एक एक करके स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो पहली जो दे रखी है उसमें बोला हुआ है ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली, केवल और केवल एक्सपेरिमेंटली हम ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, आप किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते उसका ऑर्डर क्या होगा, उसको केवल और केवल एक्सपेरिमेंटली ही बताया जा सकता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल क्या होती है, वैल्यू होती है। पहली चीज, पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसने पूछा हुआ है इनकरेक्ट कौन सा है, तो पहला तो इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स। जो आपके पास रिएक्टेंट दिए हुए हैं या पूरी रिएक्शन के अंदर आपके पास जो भी रिएक्टर जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखे हो, चाहे वो रिएक्टेंट के हो चाहे प्रोडक्ट को हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेट जो हमारा ऑर्डर होगा वो क्या रहेगा। अगर आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 2 से डिवाइड कर देते हो, 1/5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर जो रहेगा वो सेम रहेगा। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का भी ये जो ऑप्शन रहेगा ये भी बिल्कुल ठीक करेक्ट स्टेटमेंट है ये। थर्ड की अगर मैं बात करता हूं, थर्ड है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज सम ऑफ पावर्स टू द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट लो एक्सप्रेशन जब लिखते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। रिएक्टेंट्स जो रहते हैं हमारी, उनकी कंसंट्रेशन की पावर समथिंग हम करते हैं, और वो जो पावर होती है वहीं से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलता है। बस डेफिनेशन दे रखी है ऑर्डर की, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अभी तक तो यही लग रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो करेक्ट स्टेटमेंट है, थर्ड वाली जो है, फोर्थ वाली जो है वो हमारा आंसर होना चाहिए, वो इनकरेक्ट होनी चाहिए। और लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज ए होल नंबर, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऑलवेज जो वर्ड है यहाँ पर उसने दिक्कत कर दी है। क्या हुआ कि हमारा ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शन के अंदर भी हो सकता है। फ्रैक्शन के अंदर होगा इसका मतलब 1/2 भी वैल्यू आ सकती है, 1/3 भी आ सकती है, 1/4 भी आ सकती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ऑर्डर जो रहता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है। क्लियर है, तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये भी पीएमटी 2011 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे डाल रहा हूं, फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़ो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन 2009 के मेडिकल के अंदर पूछा गया था, सीबीएसई पीएमटी जो आपका होता था उसी के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन भी। तीनों क्वेश्चन मैंने मेडिकल के उठाए हैं। पहले मेडिकल वाले क्वेश्चन जो रहते हैं बहुत ईजी रहते हैं, उनके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और अभी तक का जितना पार्ट हमने पढ़ा है उसमें ज़्यादातर पार्ट जो था वो थ्योरेटिकल था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे और वो आगे आने वाले पार्ट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहता है। जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा समझना थोड़ा इजी हो सकता है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहता है। जेई हो गया, इसके अलावा नीट हो गया, एएफएमसी हो गया, अगर आप किसी और लेवल की वीआईटी की तैयारी कर रहे हो, बिट सेट की तैयारी कर रहे हो, तो उनके अंदर भी इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 3 क्वेश्चन काफ़ी जगह मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है आपसे, पढ़ लिया हो क्वेश्चन आपने। इसमें बोला हुआ है कि ए और बी से प्रोडक्ट बन रहे हैं, रिएक्टेंट आपको दिए हुए हैं ए और बी, और उनसे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें बोला हुआ है कि 2 ऑब्जर्वेशन आपको दी हुई है। बोल रहा है कि अगर ए की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाती है। ए की कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, डबल होगी। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी उनको याद होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आप जितना टाइम्स बढ़ाते हो उतनी ही अगर रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसकी टर्म्स में 1 हो जाएगा, उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के टर्म्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी वो। दूसरी जो बोली हुई है वो बोली हुई है, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए को और बी को दोनों को ही एक साथ डबल कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हो जाती है। तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगी उसको किस तरह लिखा जा सकता है। रेट लो लिखा हुआ है, तो रेट लो लिखा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, जो रेट कांस्टेंट होता है, ए रेज टू पावर समथिंग बी रेज टू पावर समथिंग, ए रेज टू पावर अल्फा बी रेज टू पावर बीटा। अल्फा और बीटा जो है वो ए और बी की टर्म्स में ऑर्डर हो जाते हैं रिस्पेक्टिवली। क्लियर है। तो यहां से मैं बोलता हूं आपको कि ऑर्डर जो रहेगा वो ए की टर्म्स में जो रहेगा वो ऊपर लिखेंगे। तो ए की टर्म्स में जो रहेगा वो तो आपको पहली ऑब्जर्वेशन से मिल रहा है कि क्या ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। बी की टर्म्स में क्या होगा वो और देखना है। अगर दोनों की ही कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो ओवरऑल 8 टाइम्स हो रहा है। ए को डबल करने पे 2 टाइम्स हुआ, बाकी बी को डबल करने पे 4 टाइम्स होना चाहिए इसका मतलब। तो ओवरऑल हमें ये पता चलता है कि ए की टर्म्स में जो ऑर्डर रहेगा वो 1 रहेगा और बी के टर्म्स में जो ऑर्डर रहेगा वो 2 रहेगा। और इस तरह से रेट लिखी जा सकती है। आप ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा वाला ऑप्शन मैच हो रहा है इसके अंदर, कौन सा वाला मैच हो रहा है, फर्स्ट वाला ही मैच हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार। कई कई क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाते हैं कि जो लगता ही नहीं कि ये कि कंपटीशन के अंदर आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लो। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर डाल रहा हूं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। इस क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है, ये क्वेश्चन जो है ये AIEEE के अंदर पूछा गया है, यानी जो जेई मेंस का लेवल होता है उस लेवल का ये क्वेश्चन है। आप लोगों को देख लेना है एक बार ध्यान से। जो मैं नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं जो जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके मतलब का पहला क्वेश्चन आ रहा है। मेडिकल वाले भी ट्राई करो, ये क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसमें बोला हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखी हुई है, रेट लो लिखा हुआ है एक्चुअली। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ए रेज टू पावर एम दे रखा, एन दे रखा है और बी रेज टू पावर एम दे रखा है। यानी ए के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो कितना है, वो है एन, और बी के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो है एम। इसके बाद बोला हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दिया है और बी की कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया है। तो बताओ नई जो रिएक्शन होगी, जो नई रिएक्शन होगी वो पहले वाली रेट ऑफ रिएक्शन होगी, नई रेट ऑफ रिएक्शन वो पहले वाली रेट ऑफ रिएक्शन से कितने टाइम्स हो जाएगी, ये चीज पूछी हुई है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, अब पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए मैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक छोटा सा, ले लिया। देखो, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं रेट लिखता हूं कि जो हमें रेट दे रखी है, ऐसे लिख लेता हूं, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एन और बी रेज टू पावर एम, इस तरह दिया हुआ है। इसमें फिर बोला हुआ है कि जो ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है, बी की जो कंसंट्रेशन है उसको क्या कर दिया, उसको हाफ कर दिया है। तो इस चेंजेस के बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगी उसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूं। इसको मैं रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट लिख लेता हूं, फिर लिखता हूं मैं रेट 2, और ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट, तो के तो सेम रहेगा। ए की जगह में लिखता हूं 2a इस सारे की पावर n, और बी की जगह लिखता हूं b/2 इस सारे की पावर m।
कंसंट्रेशन को क्या कर दिया आपने, ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया और बी की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया आपने, हाफ कर दिया। और इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों का रेशियो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो रेशियो आता है उसको मैं लिख रहा हूँ, रेशियो क्या आएगा भाई, ऊपर लिखता हूँ रेट 1 अपॉन रेट 2 विल बी इक्वल टू के ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एम। अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो ये होगा के, इन दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ, 2 रेज टू पावर एन बाहर निकाल लेता हूँ, 2 की पावर एन है, ए की पावर एन है, तो 2 रेज टू पावर एन आ गया बाहर, 2 रेज टू पावर एन आ गया बाहर, और यहाँ से बच गया ए रेज टू पावर एन। बी में से भी यहाँ से 1/2 है, 1/2 की पावर एम होगी, तो यहाँ से लिख लेता हूँ 1/2, और इस सारे की पावर कितनी हो जाएगी, एम। यहाँ से लिख लिया मैंने बी रेज टू पावर एम, खाली बी बच गया। ये चीज़ें तो कैंसिल आउट हो सकती है, ओवरऑल बचेगा रेट 1 अपॉन रेट 2 will be equal to 1 upon 2 raised to power n into 2 raised to power minus m। कर सकता हूँ क्या भाई मैं इसको, देखो एक बार मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, 2 raised to power m जो है वो नीचे है, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, वो नेगेटिव की हो जाती है, तो यहाँ से बन जाएगा 2 raised to power minus m। और इस तरह से अगर मैं इसको करना चाहूँ, इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं, बेस से मैं पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ से बचेगा रेट 1 अपॉन रेट 2 will be equal to 1 अपॉन 2 raised to power n माइनस m, ये बन जाएगा। और यहाँ से पूछा हुआ है कि रेट 2 रेट 1 का कितने टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ रेट 2 ऊपर गया, रेट 1 इधर आ गया, रेट 2 ऊपर गया तो मैं लिख देता हूँ रेट 2 will be equal to, और रेट 1 के साथ ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 raised to power n माइनस m और इंटू रेट 1। ये चीज पूछी हुई है कि रेट 2 जो रहती है वो कितने टाइम्स हो जाती है रेट 1 की। एक बार क्वेश्चन को फिर दोबारा से देख लो आप, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, पूछा हुआ है न्यू रेट टू द अर्लियर रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, तो न्यू रेट विल बी दिस मच टू द अर्लियर रेट। क्लियर है, तो आंसर कौन सा हो जाए इसका आंसर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, फटाफट से इस क्वेश्चन को तो एक बार नोट कर लो, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर डाल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये क्वेश्चन नीट 2015 के अंदर पूछा गया है। इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आपको देखना क्या करना है। बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन जो है ए और बी के बीच में जो रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन की रेट डिक्रीजेज 4 टाइम्स, वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाती है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रही है। पहली चीज यहां से ध्यान रख लेना, अगर कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए तो ऑर्डर पॉजिटिव रहेगा, अगर कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाए तो जो ऑर्डर रहेगा वो नेगेटिव में रहेगा। फर्क उतना ही पड़ेगा, वो डबल हो जाएगा, यहाँ पे ये 1/2 हो जाएगा। अगर आप कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन जो है अगर वो चली जाती है 4 टाइम्स, तो इसका मतलब ऑर्डर 2 है, लेकिन अगर वो 1/4 हो जाती है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो -2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -2, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये चीज, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं आज का, उसको आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूं, फटाफट देख लो इस क्वेश्चन को। ओके, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। ये क्वेश्चन आईटी 2001 के अंदर पूछा गया था और थोड़ा सा हटके है, एक नया कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपको सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन में बोला गया है इफ आई इज द इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जर्व्ड लाइट, जो लाइट ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी रिएक्शन के दौरान, वो लाइट जो है वो आई है, एंड सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी फॉर द फोटोकेमिकल प्रोसेस। कैसी रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, मतलब इस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट रहेगा उसके ऊपर लाइट का कुछ इफेक्ट होगा जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। तो ध्यान रखना है आपको, जो फोटोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। वो कैसे होते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जो रिएक्शन दे रखी है उसके अंदर रिएक्टेंट ए बी दे रखा है, उससे ए बी स्टार बन रहा है, लाइट उसके अंदर आ रही है। तो यहां पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइट जो आएगी उसी से फर्क पड़ेगा। तो सी जहां पर आ गया वो ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएंगे। दूसरी चीज, आई स्क्वेयर जो रहेगा वो चीज भी नहीं आएगी, केवल और केवल इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उसी के ऊपर डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो ज्यादातर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, और साथ साथ उन केसेस के अंदर कंसंट्रेशन को घटाने बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हैं
कि रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे हम रेट लो लिखते थे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले हम लिखते थे कंसंट्रेशन रेज टू पावर समथिंग, अब की बार हम लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करेगी। क्लियर है? तो यहाँ से अगर रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड कर रहा है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन या डीफॉर्मेशन जो रहेगा वो भी इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो भी यहीं से निकल के आता है, तो दैट विल ऑल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, that is I, and B will be the correct answer for this. So this is something new concept that you have learned in this video. इस चीज़ को नोट कर लेना और इसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन कैसे लिखी जाती है वो पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि वहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एक्चुअली पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।